नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि सचिवालय में शुक्रवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। तो वहीं आज होने वाली बैठक में रोजगार, पलायन और कोविड-19 से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा को लेकर लगाई गई फटकार पर भी कैबिनेट में मंथन हो सकता है, जबकि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों पर चर्चा भी संभव है। और इसके अलावा कैबिनेट में प्राइवेट स्कूलों की फीस के कानून का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो उधर कैबिनेट में आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। तो वह उत्तराखंड में जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज कैंट स्थित कैंप कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को मदद का आश्वासन दिया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। तो वही इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता साक्षी साहनी भी जुड़ गई हैं। तो वहीं साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार एक्टिव मोड पर है और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार उन्होंने जनता दरबार लगाया है। क्या कुछ रहा इस जनता दरबार में, साक्षी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए ये बात साफ तौर पे कही जाती है कि वो सीधा संवाद करना जो है जनता से पसंद करते हैं, और वही जो है आज देखा गया जनता दर्शन हॉल में जनता के लिए जो है निर्धारित टाइम मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है और उसी समय जो है जनता आएगी और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेगी, अपनी समस्याओं का उल्लेख जो है मुख्यमंत्री के सामने करेंगे और मुख्यमंत्री उनका निवारण जो है करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जनता को सीधा कनेक्ट करने का एक तरीका जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निकाला है। और साथ में ये भी देखा गया कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री सबकी समस्या एक एक के पास जाकर सुन रहे थे और उसका निवारण जो है वो निकाल रहे थे। जी बिल्कुल साक्षी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां ऋषिकेश में नगर निगम गेट के बाहर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पौड़ी में सभी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 14567 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 का हस्ताक्षर अभियान के साथ शुरुआत की गई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है और साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से भी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने और इस हेल्पलाइन नंबर में बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज कराने की अपील की है। तो वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा ने बताया कि इस हेल्पलाइन में बुजुर्ग अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं। मंत्री जी के द्वारा पूर्व में इसका लॉन्चिंग की गई थी और आज सूबे के माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग देहरादून में की गई है। उसी के तहत यहाँ पर इसका कार्यक्रम था, जो कि इसकी कोऑर्डिनेटर मिसेज रावत और समाज कल्याण अधिकारी इसमें मौजूद थे, पत्रकार बंधु और तमाम लोग थे। तो हम सबके लिए, विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है 14567, इस पे वो किसी भी परेशानी के लिए, पानी, बिजली, सड़क सफाई या उनके पारिवारिक समस्या है या कोई पेंशन का मामला है, अन्य मामला जो भी हो, इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे। हालांकि इससे पूर्व में डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी रही है, लेकिन इस टोल फ्री नंबर के समायोजन से दोनों डिपार्टमेंटों में या जो इस कंपनी के साथ जिनका पैनल है, वो तमाम विभागों के साथ तालमेल जब बनेगा। प्लान का जो लॉन्च हुआ है आज सीएम सर के द्वारा उत्तराखंड में,
उसी के संबंध में एक प्रोग्राम था हस्ताक्षर अभियान, जिसके द्वारा हमें आम जनता को अवेयर करवाना था 14567 हेल्पलाइन के बारे में, और ये शपथ दिलवानी थी कि वो बुजुर्गों की हेल्प करने में स्वयं से आगे आकर सहायता करें, क्योंकि एक एक मिलके अगर बुजुर्गों के लिए कार्य करते हैं, सहायता करते हैं, तो शायद जो स्थिति कई जगहों पे देखी जा रही है या कई प्रकार के जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ओल्ड एज होम में वृद्धों की संख्या का बढ़ना, उनकी केयर ना हो पाना, उसमें थोड़ा सा कमी आ पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं विपक्ष कोरोना पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा। विपक्ष लगातार कोरोना पर पुख्ता इंतजाम को ना लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है, जबकि बीजेपी सरकार ने जन जन की मदद कर एक मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने किया क्या और बताओ ना। सीमाओं की बात आई, रक्षा की बात आई, उसने यही तो धरना प्रदर्शन ही तो किया। देश की सुरक्षा रक्षा ये सारे लोग, बाकी तो हम लगे रहे उसकी सुरक्षा रक्षा कैसे हो क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन यही उसका काम रहा। तो केवल उनके पास कोई इशू मुद्दा नहीं है, जनता ने दरकिनार कर दिया और केवल धरना प्रदर्शन। मैं कहता हूँ कोविड के समय कितने हॉस्पिटलों में गए, कितने पीड़ितों का उन्होंने सहयोग किया, कितने दाह संस्कारों में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, मुझे बताए ना, तब तो मैं मानूं। केवल कहने मात्र से नहीं है, कोई भी बता दी मुझे नेता, और हमने तो आउट ऑफ जा करके सबकी मदद की है। तो वह रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पबजी खेलने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। सीओ बीएस चौहान ने बताया कि इब्राहिमपुर गांव के पास कूड़ा बीनने वाली की झुग्गी झोंपड़ियां, माफ कीजिएगा, जो बाहर से आकर यहां बसे। उन्होंने बताया कि पबजी गेम को खेलने को लेकर यह झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवक के गले पर नुकीली चीज लगने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि झोपड़ियाँ जो है इब्राहिमपुर में आसाम साइड के लोग रहते हैं और कबाड़ वगैरह बिनने का काम करते हैं। आज ये लड़के जो है पबजी वगैरह गेम खेल रहे थे, उसमें तो झगड़ा हुआ है। उसमें झगड़े के दौरान ही एक लड़के को जो है बता रहे कोई उसके गले में सूजा वगैरह लग गया है, उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में जो है अभी तहरीर नहीं आ रही है, पूछताछ की जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के पंत पार्क में हरिद्वार में कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले और पुस्तकालय घोटाले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के पापों से भरा घड़ा फोड़ा। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में जनता महंगाई से त्रस्त है, जबकि भाजपा के बड़े नेताओं की मिलीभगत से हरिद्वार में कोरोना जांच के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। लोगों के संज्ञान में जो कुंभ में जो अभी पिछले अप्रैल के महीने में संपन्न हुआ था, उसमें एंटीजन टेस्ट के नाम पे जो एक भारी भरकम घोटाला हुआ है, और उसमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार उस घोटाले में शामिल है। और हम उन घोटालों की जांच के लिए आज जो है सीबीआई की जांच की मांग करने यहाँ पर जा रहे हैं, और इनका जो है पापों का घड़ा भर चुका है। ये लगातार 5 साल जो है पाप पे पाप किए जा रहे हैं, जनता को लूटे जा रहे हैं। आज ये पाप का घड़ा भर चुका है। आज हम आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट में गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार के सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है।
राज्य सरकार की नाक के नीचे घोटाला हुआ है और सरकार अधिकारियों की जांच समिति बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सरकार को मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। के लिए बहुत सारी एजेंसीज को सरकार ने नामित करने का काम किया और कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ वो भी आपके संज्ञान में है। और मैं कहूं कि कोरोना टेस्टिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फेक टेस्टिंग हुई, उससे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं ये सब उत्तराखंड की सरकार की देखरेख में ये हुआ। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को वेतन न देने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रदेश सचिव वित्त, उत्तराखंड के मुख्य सचिव, परिवहन सचिव समेत एमडी परिवहन से शनिवार को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही कारण पूछते हुए कहा कि आखिर रोडवेज कर्मचारियों को वेतन भत्ते समेत अन्य सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है, जो नियम विरुद्ध है, जिसके चलते कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो वही आपको बता दें कि लाल कुआं में रेलवे प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी में पहुंचकर उनके घरों में लगाए गए 7 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम नोटिस चस्पा किया गया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को नगर में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं महिलाओं ने कहा कि कॉलोनीवासी उक्त भूमि पर लगभग 40 से 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन हर साल रेलवे प्रशासन द्वारा उन्हें भूमि खाली कराने को लेकर उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लोगों ने यहाँ के ज्ञापन दिया कि हम सालों से रह रहे हैं और हमें या तो कहीं अलग व्यवस्था दी जाए या फिर अभी ना हटाया जाए। तो उनसे बातचीत की गई, उनको समझाया गया है कि जल्द से जल्द रेलवे वाले, क्योंकि वो भारत सरकार का उपक्रम है, उनसे बातचीत की जाएगी। जो भी समाधान होगा उसके बारे में इनको अवगत भी करा देंगे। और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसको अभी हम जिलाधिकारी महोदय को भेज रहे हैं, वहाँ से जैसा डायरेक्शन मिलेगा उसको फॉलो किया जाएगा। वो लोग अचानक से आ जाते हैं, बचपन से ही तोड़ो तोड़ो करके। और 2012 में आंदोलन हुआ था, उसमें एकजुट नहीं थे लोग, तभी वो ज़मीनें मतलब सब लोग घर से बेघर हो गए। अब हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं और अब कुछ नहीं होगा। और वो रेलवे वाले हमेशा आ जाते हैं और बार बार हटाओ, हमारी ज़मीन है, हम क्यों हटे, हम अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। और हम गरीब नहीं, वो हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम 30 साल से रह रहे हैं नगीना कॉलोनी में। 30 साल से हमारे संग यही होता जा रहा है कि हर 6 महीने, साल भर में या 2 साल के अंदर आकर के हमें ऐसे ही डराया जाता है। क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है? हमारा राशन कार्ड नहीं बना है या पहचान पत्र नहीं बना है? कौन लोग हटाते हैं? रेलवे वाले। अब क्या कर रहे हैं? अब भी तो वही कर रहे हैं। अब हम जाएंगे कहाँ बताओ? ये बरसात के दिन, ये कोरोना काल में आप अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, किसी के पास गाय है, बकरी है, गरीब आदमी ने एक एक तिनका करके अपना, जैसे चिड़िया एक घोंसला बनाती है, इस तरीके से हम लोगों ने भी तो जोड़ के बना रखा होगा। तो मैं आपको बता दें कि रानीखेत में बगवाली पोखर गगास नदी में डूबे युवक का शव आज सुबह बरामद कर लिया गया। दरअसल कुलसीवी गांव निवासी युवक गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था और इसी दौरान नहाते समय वो अचानक डूब गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और बचाव टीमें कल से ही शव की खोजबीन में जुटी हैं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह युवक का शव बरामद कर लिया। तो वहीं चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन पर काम के बदले कमीशन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां ठेकेदार लोग
आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 15% कमीशन मांगकर ठेकेदारों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में किस प्रकार से काम किया जाए, ये समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा लगातार उनसे 15% कमीशन की मांग की जा रही है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं। जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि बेवजह ठेकेदारों का शोषण रुक सके। जब इस विषय के बारे में लोक निर्माण विभाग के एक्शन से बात की गई तो उन्होंने कमीशन वाली बात को सिरे से खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद बताया। अब कमीशन क्या बोले, मेरा तो इतना काम चलता है नहीं, पर यहाँ पे 15% फिक्स कर रखा है इन लोगों ने कि 15% हम लेंगे और काम की भी गुणवत्ता लेंगे। ये कहाँ का न्याय है? क्या ठेकेदार कमाएगा? कैसे करके अपने बच्चों को पालेगा? द्वारा इस तरह का कोई भी मैटर मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आज तक मेरे पास जितने भी खंडीय स्तर से खंड में प्रस्तुत किए गए हैं, सभी का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है। कार्य की गुणवत्ता यदि खराब होती है तो खंड स्तर से उस कॉन्ट्रैक्टर का देयक रोक दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ठेकेदार स्तर से कार्य की गुणवत्ता को जो है खराब किया जाता है, जिसके कारण देयक रोककर जो है उसका कार्य चेक करके पुनः भुगतान कर दिया जाता है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण व औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर है और आज गणेश जोशी नैनीताल में रहे। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड का उद्योग धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, जिसका आकलन करने और व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों समेत कुमाऊं का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कोरोना की मार झेल रहे व्यवसायियों को कुछ राहत सरकार के द्वारा दिलाई जा सके। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योग धंधों पर लगने वाले टैक्स को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कम करने का फैसला किया गया है और उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के बराबर उत्तराखंड के व्यवसायियों से टैक्स लिया जाए। जितने ज्यादा उद्योग यहां पर लगेंगे उतना इन लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्व भी मिलेगा। इसलिए उद्योगों को अगर कोई दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं तो उसको दूर करके उद्योगों को आगे लाने की आवश्यकता है। जब इंडस्ट्री के लोगों से मैं मिला, उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कन्वर्जन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ लेवी बहुत ज़्यादा है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि आप इस टैक्स को यूपी के बराबर करें। जितने ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मनदीप सिंह ने सरहद पर अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के सुदूरवर्ती गांव सखनोली चौबट्टा खाल निवासी मनदीप सिंह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हो गए हैं। 11वीं गढ़वाल राइफल के शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप के शहीद होने की सूचना पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके बलिदान को शत शत नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।